नमस्कार एवरीबॉडी। हमने पिछले लेक्चर के दौरान पाइनस में जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे पाइनस में तने की आंतरिक संरचना। तब हमने जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था, तो वहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी थी, जैसे जो पाइनस की जो जड़ें हैं उनमें माइकोराइजल सहसंबंध पाया जाता है, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज की जो कवक थी, जैसे एमेंसिया, क्लेवेरिया, स्क्लेरोडर्मा, इन कवकों का पाइनस की जो जड़ों की जो एपिडर्मिस थी उनके मध्य एक सहसंबंध पाया जाता है, जिसे हमने माइकोराइजियल सहसंबंध कहा था। तो अगर पाइनस की जड़ों की साइकस की जड़ों से तुलना करें तो कौन कौन सी डिफरेंसेज हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आप देखना, जो साइकस की जड़ें थी, जो नॉर्मल रूट्स थी, वह तो नॉर्मल टाइप की थी, उसमें कोई विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं नहीं थी। परंतु जो साइकस की जो कोरेलाइड रूट थी, वहाँ पर कौन सा सहसंबंध पाया जाता है, वहाँ पर कोरेलाइड रूट का जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी या जो नील हरित शैवाल थे उनके साथ सहसंबंध स्थापित करती थी। मतलब जो साइकस की जो कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गल जोल्ट का निर्माण हुआ था, वहाँ पर नोस्टोकेनाबिना जैसी शैवाल्स उन जड़ों के साथ सहसंबंध स्थापित करने का कार्य करती थी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा पाइनस में जो जड़ें पाई जाती हैं उनमें माइकोराइजल सहसंबंध पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल जो खनिज पदार्थ है या जल व खनिज लवणों के अवशोषण में यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यह हमने जड़ में बेसिक डिफरेंस देखा साइकस और पाइनस की रूट्स में। तो आप जब भी इन जिम्नोस्पर्म के मेंबर को पढ़ें तो इनमें विविधताओं को या इनमें जो डिफरेंसेज है उनमें अंतर को देखते हुए चले। जड़ का जड़ के साथ, तने का तने के साथ, पत्तियों का पत्तियों के साथ, और जो प्लांट बॉडी है उसका प्लांट बॉडी के साथ, और जन्म के दौरान जो भी संरचनाएं बनती हैं, जैसे गेमेटोफाइट जनरेशन है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, इनमें जितनी भी जो संरचनाएं बनती हैं उनका किसी दूसरे प्लांट के साथ कंपैरिजन करें। तो ऐसे पढ़ना है आपको इस पेपर को। तो आज हम पढ़ेंगे पाइनस में तने की आंतरिक संरचना। अगर हम तने की आंतरिक संरचना की बात करें तो तने की आंतरिक संरचना की जो आंतरिक संरचना होती है पाइनस में, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, तो इसकी आंतरिक संरचना जो द्विबीजपत्री पादप है उसके तने के आंतरिक संरचना के समान ही दिखाई देती है। जैसे द्विबीजपत्री पादप का जो तना होता है वह एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील रीजन या कमल वाले सेक्टर में बटा हुआ होता है, वैसे ही हमें जिम्नोस्पर्म या पाइनस का तना बटा हुआ दिखाई देगा। और हमने जब पाइनस की प्लांट बॉडी की मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया था, या प्लांट बॉडी की जो बाह्य संरचना थी उसको हमने अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि जो पाइनस का स्टेम होता है वह कैसा होता है, काफी शाखीय प्रकृति का होता है। जैसे ये कोई मेन स्टेम है, इससे फिर दीर्घ वृद्धि वाली शाखाएं निकल रही थी, फिर कहीं और से दीर्घ वृद्धि वाली शाखाएं निकल रही थी, और इन दीर्घ वृद्धि वाली शाखाओं से क्या निकल रही थी, जो लिमिटेड ग्रोथ वाली जो शाखाएं थी वो यहाँ पर निकल रही थी, जिनके शीर्ष भाग पर नीडल शेप की पर्ण उपस्थित थी। तो जो साइकस में एक मेन स्टेम नहीं होता, मेन स्टेम तो होगा परंतु वह अनेक पतले पतले स्टेम में बटा हुआ होगा। मतलब जो हमने असीमित वृद्धि वाली शाखाओं की बात की थी वह उसको हम एक तरह से यहाँ पर स्टेम ही मान सकते हैं। या तो इसकी आंतरिक संरचना की बात करें, इसकी डीएस काटे या इसकी डीएस काटे, दोनों में ही जो संरचना हमें दिखाई देती है वह एक समान ही संरचना दिखाई देती है। इसकी आंतरिक संरचना में जो संरचनाएं दिखाई देती है वह भी इसी में ही हमें दिखाई देगी।
तो हमने देखा था कि जो पाइनस का जो स्टेम होता है या इसकी जो दीर्घ वृद्धि वाली शाखा होती है या ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, उन पर क्या पाई जाती है? सल्प पर्ण पाई जाती है, जिसके कारण अगर इसकी टीएस काटेंगे या आंतरिक संरचना की हम स्टडी करेंगे तो टीएस में ये कैसा दिखाई देगा? काफी लहरदार प्रकृति का हमें दिखाई देगा। ऐसा नहीं एकदम गोलाकार नहीं दिखाई देगा, ऐसे ऊंचा नीचा, ऐसा लहरदार हमें दिखाई देगा बाह्य इसकी आंतरिक संरचना की टीएस में। अब जो इसका जो स्टेम है वह आंतरिक स्टेम की जो टीएस होती है वह 3 भागों में बटी हुई होती है। स्टेम की टीएस में कौन कौन से वाले पोर्शन दिखाई देंगे हमें? एक तो एपिडर्मिस, और जो सेकंड रीजन है वो कौन सा है? कोर्टेक्स। थर्ड रीजन है वह है इसका रंभ क्षेत्र या स्टील रीजन। और जो फोर्थ है इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्या पाई जाती है? पित्त या मज्जा पाई जाती है। इन चारों ही पोर्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पोर्शन है इसकी टीएस का वह है एपिडर्मिस। तो जो इसकी एपिडर्मिस होती है वह तने की सबसे बाह्यतम परत होती है और सल्क पानी की उपस्थिति के कारण ये थोड़ी बहुत अनियमित हमें प्रतीत होगी। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। तो फर्स्ट बात की हमने एपिडर्मिस की, कैसी है? एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत है और सल्क पानी की उपस्थिति के कारण ये थोड़ी असतत प्रकृति की होती है। और एपिडर्मिस के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। तो ये बात पढ़ ली हमने एपिडर्मिस की। इसके पश्चात आते हैं हम कोर्टेक्स वाले रीजन पर या बल्कुल वाले क्षेत्र पर। तो इसका जो कोर्टेक्स वाला रीजन है कहां से कहां तक फैला हुआ होता है? एपिडर्मिस के पश्चात पाया जाता है तथा रंध्र क्षेत्र के पहले तक ये उपस्थित होता है। मतलब एपिडर्मिस के पश्चात एपिडर्मिस के रंध्र क्षेत्र का जो फैला हुआ जो पोर्शन होता है वह क्या कहलाता है? कोर्टेक्स कहलाता है। अब इसका कोर्टेक्स भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो आउटर कोर्टेक्स, एक इनर कोर्टेक्स। जो इसका आउटर कोर्टेक्स होता है इसमें केवल 4 से 5 परत युक्त मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब जो कोर्टेक्स का ये थोड़ा बाहरी वाला रीजन है इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? यहाँ पर मोटी मिट्टी युक्त स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाएं पाई जाएगी। और इसके पश्चात जो क्षेत्र पाया जाएगा वह पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। कोर्टेक्स का जो बाह्य क्षेत्र है 4-5 स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। और इस क्षेत्र के पश्चात कोर्टेक्स का जो शेष बचा क्षेत्र है यह पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से या पतली मिट्टी युक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और यहाँ की जो कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं इसमें टेनिन भरा हुआ रहता है। और कोर्टेक्स पूरे ही कोर्टेक्स में हमें रेजिन डक्ट या जो रेजिन नलिकाएं हैं या रेजिन केनाल है यह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो प्रत्येक रेजिन नलिका होती है, जैसे ये कोई रेजिन नलिका है, ये कहाँ पर पाई जा रही है? कोर्टेक्स वाले क्षेत्र में पाई जा रही है। इस नलिका के चारों ओर स्क्लेरोटिक सेल्स का या मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाओं का दोहरा आवरण पाया जाता है। मतलब 2 परतों का आवरण इसमें देखने को मिलेगा, जो कि कौन सी कोशिकाएं हैं? स्क्लेरिड या मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाएं हैं। और इस नलिका के आंतरिक भाग में पतली मिट्टी युक्त कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जिन्हें स्त्रावी कोशिकाएं कहा जाता है। बाहर की ओर तो स्क्लेरिड कोशिकाओं या मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाओं का 2 स्तरीय आवरण पाया जाएगा,
जबकि इस नलिका के अंदर की ओर एक स्तरीय स्रावी कोशिकाओं का आवरण पाया जाएगा जो कि ड्रेजिंग को स्रावित करने का कार्य करती है। अब जो ये कोर्टेक्स की जो सबसे आंतरिक परत है वह विभेदित होकर किसका निर्माण करती है, एंडोडर्मिस का निर्माण करती है, जो कि इसके तने में अस्पष्ट होती है। मतलब हम पहचान नहीं सकते कि कोर्टेक्स की कौन सी परत एंडोडर्मिस है, मतलब थोड़ी सी अविभेदित नेचर की होगी या हम कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एंडोडर्मिस को कोर्टेक्स वाले क्षेत्र से, क्योंकि कोर्टेक्स की कोशिकाएं और एंडोडर्मिस की कोशिकाएं लगभग सेम ही यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसने एपिडर्मिस की बात कर ली, कोर्टेक्स की बात कर ली, इसके बाद बात करेंगे हम रंभ वाले क्षेत्र की। अब जो ये रंभ वाला जो क्षेत्र होता है यह 2 से 3 स्तरीय पेरिसाइकल से घिरा हुआ रहता है। मतलब जो ये यहाँ पर जो पेरिसाइकल पाई जा रही है ये कितने स्तरीय होगी, 2 से 3 स्तरीय होगी, और ये भी कैसी होगी, पैरेनकाइमेटस नेचर की होगी तथा यह भी अस्पष्ट व अविभेदित होती है। मतलब इसको भी हम पहचान नहीं सकते, मतलब इसके तने में क्या होता है, एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकल अस्पष्ट नेचर की होती है। जब इसकी तने की डीएस काटते हैं तो वहां पर हम एंडोडर्मिस का या पेरिसाइकल का पता नहीं लगा सकते भाई ये परतें कहां पर उपस्थित है। तो जो पेरिसाइकल है वह भी कैसी है, 2 से 3 स्तरीय है और अस्पष्ट प्रकृति की तथा अविभेदित नेचर की होती है। और जो रंभ क्षेत्र होता है इसमें 5 से 6 वेस्कुलर बंडल एक वलय में उपस्थित होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें यू स्टील प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। 5 से 6 वेस्कुलर बंडल क्या है, एक वलय में उपस्थित है। और जो वेस्कुलर बंडल है इसमें एक तो जाइलम पाया जाएगा, एक फ्लोएम पाया जाएगा। दोनों ही जो टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, संयुक्त प्रकार की व्यवस्था या कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियम भी बोल सकते हैं इसे। तो कैम्बियम का पाया जाना किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये वेस्कुलर बंडल किस प्रकार के हैं, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल और एक वलय में उपस्थित है जिनमें क्या है, फ्लोएम बाहर की ओर है, इसे क्या बोलेंगे हम, बही फ्लोएम या कोलेट्रल। बही फ्लोएमी या कोलेट्रल या समपार्श्विक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हुए, संयुक्त प्रकार के हुए, ओपन प्रकार के हुए और बही फ्लोएमी प्रकार के हुए। और जो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई दे रहे हैं ये वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है वह केंद्र की ओर होता है और मेटाजाइलम कहाँ की ओर होता है, परिधि की ओर होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को या इस प्रकार का जो जाइलम पाया जा रहा है इसे क्या कहेंगे हम, एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को दोबारा देखना, वेस्कुलर बंडल है, इसके रंभ वाले सेक्टर में कितने वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देंगे, 5 से 6 वेस्कुलर बंडल एक वलय में उपस्थित होते हैं। अगर वेस्कुलर बंडल एक वलय में उपस्थित होते हैं तो इसे कहा जाता है यू स्केल टाइप ऑफ रंभ या यू स्केल टाइप के का अरेंजमेंट है इनका। और वेस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है और दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित है। तो कॉन्जॉइंट या संयुक्त टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है तो ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और इनमें फ्लोएम लेटरली है या बाहर की ओर प्रेजेंट है, जिसे वही फ्लोएमी या कोलेट्रल या समपार्श्विक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और कैम्बियम इनके बीच में उपस्थित है तो ओपन टाइप ऑफ यहाँ पर वेस्कुलर बंडल इन्हें
बोलेंगे। और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है, मेटाजाइलम थोड़ा पेरिफेरी या परिधि की ओर उपस्थित होता है। इस व्यवस्था को कहा जाता है एंडार्क हाइपोवेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर जो फ्लोएम पाया जाता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे हमें? एक तो फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा, और एक क्या मिलेगा? चालनी नलिकाएं हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? एक तो फ्लोएम पेरेन्काइमा और एक सीयूस या चालनी नलिकाएं, यह इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो क्या एब्सेंट होगी केवल? सह कोशिकाएं यहाँ पर एब्सेंट होती है। सह कोशिकाएं यहाँ पर हमें एब्सेंट देखने को मिलेगी। या जो कंपेनियन सेल्स है वह जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर जो सह कोशिकाएं नहीं पाई जा रही, इसके स्थान पर यहाँ पर एक प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसे एल्ब्यूमिनस सेल्स कहा जाता है। और ये फ्लोएम में जो सह कोशिकाएं व्यवस्थित होती है उसी के समान ये चालनी नलिकाओं के साथ हमें दिखाई देगी। जैसे जो चालनी नलिकाओं के साथ सह कोशिकाएं व्यवस्थित होती है उसी के समान हमें सह कोशिकाओं के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल्स हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है यहाँ पर कि सह कोशिकाओं की उत्पत्ति होने वाली है, या उसी के समान संरचनाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सह कोशिकाएं तो नहीं पाई जाती, परंतु उसी के समान यहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। तो ये काफी इवोल्यूशन माना जाता है कि जो पाइनस प्लांट है वह थोड़ा बहुत जो एंजियोस्पर्म जो पादप है उनसे थोड़ा बहुत समानता प्रदर्शित करने का कार्य करता है। किसकी उपस्थिति के कारण? एल्ब्यूमिनस सेल्स की उपस्थिति के कारण। अब इसके बाद बात करते हैं, ये हमने कर ली रंभ क्षेत्र की बात, फ्लोएम के एलिमेंट्स भी हमने जान लिए। अब जानेंगे हम जाइलम के एलिमेंट्स। अब जाइलम में क्या पाया जाता है? एक तो जाइलम पेरेन्काइमा और एक पाया जाता है जाइलम रेडिस या जाइलम वाहिनिकाए। तो फ्लोएम में तो हमें केवल फ्लोएम पेरेन्काइमा और चालनी नलिकाएं देखने को मिलेगी। इसमें सह कोशिकाएं क्या होगी? एब्सेंट या अनुपस्थित होगी। परंतु सह कोशिकाओं के समान ही इसमें क्या पाई जाती है? एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है, क्योंकि चालनी नलिकाओं के साथ व्यवस्थित होती है। जैसे एंजियोस्पर्म में चालनी नलिकाओं के साथ क्या व्यवस्थित होती है? सह कोशिकाएं व्यवस्थित होती है, क्योंकि परिपक्व चालनी नलिकाओं में तो केंद्रक होता नहीं है। तो सह कोशिकाओं का केंद्रक इन चालनी नलिकाओं को नियंत्रण देने का कार्य करता है। ऐसे ही यहाँ पर सह कोशिकाओं के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाएगी, जो कि चालनी नलिकाओं के साथ व्यवस्थित या चालनी नलिकाओं से जुड़ी हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार जाइलम में क्या पाया जाता है? जाइलम वाहिनिकाए और जाइलम पेरेन्काइमा पाया जाता है। मतलब इसमें वाहिकाएं एब्सेंट होगी और फ्लोएम में सह कोशिकाएं एब्सेंट होगी, यह हमें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम जो फोर्थ पोर्शन है वह है टिप या मज्जा। तो जो इसका तना होता है उसके केंद्र में पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई पिट पाई जाती है। मतलब इसका जो पिट वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं भरी हुई पाई जाती हैं, और कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में रेजिनी पदार्थ या जो रेजिन जो पदार्थ होता है वह यहाँ पर पाया जाता है या उन कोशिकाओं में भरा हुआ होता है। तो ये थी पाइनस के तने की आंतरिक संरचना। कौन कौन से भाग है इसमें? एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, स्टिल रीजन और पिट वाला पोर्शन है। एपिडर्मिस कैसी है? एक स्तरीय परत होती है जिसके बाहर की ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है,
डोर्सल पिंड की उपस्थिति के कारण ये कैसी होती है, असतत प्रकृति की होती है। इसके पश्चात कोर्टेक्स वाला क्षेत्र है। कोर्टेक्स बहुस्तरीय क्षेत्र है जिसकी जो बाहरी 4 से 5 स्तर होते हैं उसमें मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जो आंतरिक वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में टेनिन भरा हुआ होता है या टेनिन का डिपोजिशन पाया जाता है। और कोर्टेक्स में हमें क्या देखने को मिलेगी, बहुत सारी रेजिन डक्ट या रेजिन कैनाल देखने को मिलेगी जिनकी जो बाहरी सतह होती है वह 2 स्तरीय मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाओं से आवृत होती है या 2 स्तरीय मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाओं का या स्क्लेरोइड सेल्स का यहाँ पर आवरण पाया जाता है, जबकि जो रेजिन डक्ट का जो आंतरिक भाग होता है उसमें केवल 1 स्तरीय स्रावी कोशिकाओं की परत पाई जाती है जो कि रेजिन का स्त्राव या रेजिन का सिक्रेशन करने का कार्य करती है। और कोर्टेक्स की जो सबसे आंतरिक परत होती है और किसका निर्माण करती है, एंडोडर्मिस का निर्माण करती है जो कि अस्पष्ट नेचर की होती है। जिसके पश्चात बात की थी हमने रंग क्षेत्र। रंग क्षेत्र में क्या होता है, 2 से 3 स्तरीय पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल पाई जाती है जो कि अस्पष्ट व अविभेदित नेचर की होती है और इसमें 5 से 6 वेस्कुलर बंडल एक बले में उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था को कहा जाता है यूनिस्टिक टाइपोरम। और जो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वह उसमें क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित हैं। इस व्यवस्था को संयुक्त टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, दोनों के मध्य क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है, तो ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और फ्लोएम क्या है, इनमें लेटरली या बाहर की ओर उपस्थित है, तो इसे कहा जाता है बाइफोलोएमी या कोलेटरल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है वह एंडर की ओर होता है, जबकि मेटाजाइलम होता है वो प्रीसिस की ओर होता है। इस व्यवस्था को कहा जाता है एंडार्क टाइप ऑफ, मतलब एंडार्क प्रकार का जाइलम का यहाँ पर विकास है। तो इस व्यवस्था में हमें यहाँ पर वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देंगे। और फ्लोएम की क्या खास बात है, फ्लोएम में केवल सहकोशिकाएं नहीं पाई जाएगी और जो जाइलम है इसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाएगी। फ्लोएम में एक प्रकार की कोशिका का यहाँ पर इवोल्यूशन हो चुका है जिन्हें क्या कहा जाता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स कहा जाता है, जो कि सीव ट्यूब के साथ व्यवस्थित होती है। जैसे सीव ट्यूब के साथ हाइयर प्लांट्स में सहकोशिकाएं व्यवस्थित होती है, वैसे ही यहाँ पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो है जो कि पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में रेजिनी पदार्थ भरा हुआ होता है। ये थी तने की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे इस तने में सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि ये जितने भी जो संरचनाएं देखी ये केवल यंग स्टेम में या युवा तने की आंतरिक संरचना है या युवा तने की संरचनाएं हैं। अब हम इस तने में क्या कराएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है, सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण होता है। उन सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण हम या जो सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उसकी स्टडी हम अगले लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।